हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी जो ये हमारा राजनीति क्या है इसके बारे में ही समझ रहे हैं। तो मैंने आधे पे ही छोड़ दिया था, यानी कि यहाँ से हमें बात करनी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि राजनीति क्या होती है एंड लोगों के विचार में, मतलब देखिए राजनीति का मतलब तो ठीक है, अलग अलग लोगों के विचार में अलग अलग उसकी जो भी वो इमेज बनी हुई है राजनीति की, वो सबके माइंड में अलग अलग है। और हमने बात भी की कि जो राजनेता हैं या जो वहाँ पे उस सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके लिए राजनीति जनसेवा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही कहते हैं कि राजनीति एक धोखाधड़ी है। वो अपना गुटबंदी बनाते हैं, जो भी है, तो अपना वो बस अपना ही वर्चस्व रखते हैं, यानी कि आम पब्लिक का यही मानना है। ज़्यादातर हमने देखा कि ये धोखाधड़ी है या घोटाला है, या कि हम बात करें तो स्वार्थपरक राजनीति है, यानी कि वो अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कुछ जो फ़िल्म एक्टर वग़ैरह होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि उन्हें भी मतलब ये रहता है पहले कि वो काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। देन उसके बाद जैसे ही वो उस पे कदम रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि विरोधी का सामना भी हमने देखा था कि हमें करना पड़ता है। यानी कि जो आज विरोधी है, कल वही राजनीति की अच्छी खासी तारीफ़ भी करता है। यानी कि आप बहुत से नज़ीर आपने देखे, तो वहाँ पे मैंने कल आपको कुछ एक्टर्स के नाम भी बताए थे कि ये लोग जो हैं वो इसमें राजनीति में आ चुके हैं और सम्मिलित है। प्रेजेंट टाइम में वो संसद के सदस्य भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम भी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है कि कल हम भी क्या हो जाए कि इसमें सम्मिलित हो जाए। तो यहाँ पे सबकी अलग-अलग सोच, विचार सब कुछ होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। यानी कि राजनीति का संबंध जो है सीधे-सीधे लोगों के मन में बन गया है कि ये निजी स्वार्थ अपना साधते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, उसे 1500 पेमेंट मिलने के बाद, 1500 ना के बराबर है, उसकी मतलब स्थिति, घर की जो उसकी कंडीशन होती है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, अच्छा घर बन जाता है, उसके पास कार आ जाती है। यानी कि जिसकी यदि पहले से स्थिति डल है और वो गलती से बन गया, थोड़ा बहुत उसे राजनीति करनी आती है, तो वो क्या होगा कि बिल्कुल ये तो तय है कि 5 साल के अंदर अंदर गाँव का विकास तो ना हो भले ही, लेकिन अपने घर का विकास वो ज़रूर कर लेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे जो भी है मतलब निजी स्वार्थ साधने के धंधे से ये जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी, यानी कि हमें ये समझना है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजनीति क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें सरकार के अगेंस्ट जाके कोई भी बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो हाँ ये है कि जहाँ पे लगे तो एक हम बैलेंस सेवल यदि कर रहे हैं तो आलोचना भी कर सकते हैं और उसके सकारात्मक पक्ष भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके नकारात्मक पक्षों की बात करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये हमें याद रखना है, क्योंकि हम एक सरकार के उसमें ही काम करने वाले हैं, अंडर में ही सरकारें बदलती रहेंगी और हमें उसी अनुसार से अपने आप को भी बदलना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, बट हमें समझना ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि वो स्वार्थपरक है, क्या है, कैसे है। तो एक वो होता है कि एक सिंसियर पर्सन के हिसाब से हमें बातें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। हमें समझना ये है कि किसी भी समाज का जो राजनीति है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होता है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यानी कि राजनीति हमें क्या की है, सांप की कुंडली की तरह क्या की, जकड़ रखी है, और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि ये हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखी है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, यानी कोई और रास्ता भी नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आप अपनी नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, यानी अभी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। तो कहीं भी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या
कुछ आंसर वगैरह दे रहे होंगे राजनीति से रिलेटेड, तो आप ये जो इनके थॉट है आप पुट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और जिससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा आपकी जो नॉलेज है ना वो थोड़ा अलग लेवल की हो जाएगी। लोगों को समझ में आएगा कि इस बंदे में दम है, यानी कि नॉलेज है, सच में इस बंदे ने पढ़ा है। क्योंकि बीच बीच में ऐसे हमें पुट करने के लिए जो भी हम कभी बातें करते हैं तो बीच बीच में हम कहावतें बोल देते हैं, बीच बीच में हम शायरी बोल देते हैं, बीच बीच में हम कोई भी यदि बातें करते हैं और उस माध्यम से अपनी आधी बातों को समझा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट कुछ अलग ही होता है लोगों के नज़र में। और इसलिए ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए, तो इस थॉट को आप लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के मतलब सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। अब ये है उसके सकारात्मक पहलू। अभी तक हमने जो भी देखा कि उन लोगों की क्या विचारधाराएं थी, लेकिन रियल में क्या है कि राजनीति जो है ना, तो जो भी राजनीतिक संगठन है, सामूहिक निर्णय जो भी लिए जाते हैं, यदि ऐसा कुछ ना होता तो समाज का जिंदा रहना कहीं ना कहीं दुश्वार हो जाता। क्योंकि समाज में क्या होता है, जब कोई लीडर करने वाला ही नहीं हो, मतलब कोई लीड करने वाला नहीं होगा, तो वहां पे फिर सब अपने अपने मन के हो जाएंगे, अपने अपने राजा हो जाएंगे और वो कोई किसी का नहीं सुनने वाला। तो क्या आपको लगता है कि स्थितियां अच्छी होंगी? बिल्कुल भी नहीं, स्थितियां बहुत ही दयनीय हो जाएंगी। इसलिए राजनीति इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आता है कि इसके बाद यदि आए कि जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसे लगता है कि अभी आज हम हैं, कल हमारे आने वाले जो भी हमारी पीढ़ियां होंगी वो होंगी, तो क्या होता है कि उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति सत्ता में है, यदि अपना वो चाहता है कि बना रहे, तो उसे हर एक सदस्य की जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी उनकी नीड्स होगी बेसिक, उन्हें वो पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेगा और करना भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पहले बात की थी ना कि राजनीति हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अभी इसका तो और अच्छी तरीके से आंसर ढूंढेंगे। बस आप ये जितनी भी बातें अभी हम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा। जो गांधी जी का स्टेटमेंट है उसे आप पहले ध्यान रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। देन उसके बाद हम आते हैं कि राजनीति में कुछ और बातें देखते हैं। तो समाज को जिंदा रखना है तो कुछ ऐसे संगठन या जो भी राजनीतिक संगठन है या सामुदायिक निर्णय है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे है कि परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी कई अनेक सामाजिक संस्थाएं भी हैं। ठीक है, तो जो सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। आपने वो सुना होगा सहकारी सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसमें बात करें यदि हम, तो कुछ सरकारी संस्थाएं होती हैं, कुछ सहकारी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सहकारी में कि गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करती है, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर हेल्प करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं सहकारी में। और सरकारी में क्या होता है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट उसमें ध्यान देगी, जो भी है उसका गवर्नमेंट ही देखेगी। और सहकारी में होगा हमारा कि ये दोनों ही मिलके काम करेंगे। तो इससे ये जो कुछ संस्थाएं बात की गई है कि सरकार भी इनमें क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सरकारें कैसे बनती हैं,
यानी कि इसमें क्या बात की गई, सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति के दर्शाने वाली महत्वपूर्ण, यानी कि राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन क्या होता है कि राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, यानी कि सरकारें जो भी करती हैं इसमें क्या होता है कि प्रासंगिक होता है, कहीं ना कहीं इनका कुछ महत्व आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को ये लोग निर्धारित करते हैं। आपको पता, अभी बजट आया, पूरा सब कुछ साल भरे का ब्यौरा बनाया गया। इकोनॉमिक सर्वे आता है कि हमने पिछले वर्ष क्या किया, उसके पिछले क्या किया, अब क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का ही ये सारा काम है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारी सरकारें जो होती हैं वो आर्थिक नीति, विदेश नीति और विदेश में भी जो भी हो रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें, यानी आयात निर्यात, और हमें क्या बढ़ाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, और किससे हमें बेनिफिट होगा, किससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो वो चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ही हमारी देखती है। और एजुकेशन सेक्टर में हमें किस तरीके से करना चाहिए और कैसे उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम पहले हालांकि पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी देश का, जापान का, शायद ये जापान के जो भी हेड थे उनका स्टेटमेंट था कि यदि देश का नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हो तो देश का विकास तो बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता होने से। तो यहाँ पे क्या होता है कि देश का यदि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और शिक्षित हो तो देश का तो यानी कि जितना भी विकास होना है वो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। यदि पहले से एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर होता तो आप यहाँ पे सोचिए कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है वो क्यों लाई जाती। लेकिन उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि उस तरीके से हमारा एजुकेशन जो था वो रियल में नहीं हो रहा था। और वो आप लोग जरूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि इतनी तो समझ आप में आ चुकी है कि एजुकेशन लेवल हमारा कहाँ था और हम कहाँ थे। क्योंकि देखिए, जो भी हमें एजुकेशन मिलता है, हमें, हम घर में जो देखते हैं वही हमारे अंदर संस्कार आएंगे। हम जो पढ़ते हैं वही तो हमें समझ में आएगा ना। अपने से तो कोई जीनियस नहीं होता, बस थोड़ा सा उससे कुछ होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं जो, वो बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान 90% तो ऐसे ही होते हैं। मैंने 99%, ठीक है, 90 भी नहीं, 99% हम सब एक जैसे होते हैं। आप मान के चलिए कि 1% उसमें से कुछ हो सकते हैं, एक भी नहीं, 0.1 लगा लीजिए आप, वो भी बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। तो उस उनकी बात छोड़िए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग वही हैं, वही सिचुएशन से अभी तक निकल के आए हैं कि हम क्या पढ़ते आए हैं। अब हमें यूपीएससी पढ़ना, आपको पता है हर एक स्टेट अपने स्टेट का, जैसे यूपी बोर्ड हुआ आपका, एमपी बोर्ड हुआ, ये बिहार बोर्ड हुआ। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है ना, हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों का दिमाग तेज होता है या उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो राइट, ये बिल्कुल सही है। और इसके पीछे का लॉजिक जो है, रीजन जो है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ी है, हमने एमपी बोर्ड पढ़ी, राजस्थान बोर्ड पढ़ी, और वहाँ पे उसमें क्या हुआ कि सीधे वो अपने ही स्टेट की बुक पब्लिश करते हैं। हमें एनसीईआरटी पढ़ने को पहले नहीं मिली है। आप में से किसी को मिली हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं मिली है, ठीक है। हमारे यहाँ हमारा स्टेट जो है वो पब्लिश करता था बुक, हमें वही बुकें पढ़नी पड़ती थी। हमें देश के बारे में कम, स्टेट के बारे में ज़्यादा उसमें पढ़ने को मिलता था। तो बस इतना ही है। और सीबीएसई पैटर्न का जो भी होता था, एक ही बुक होती थी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे आप केरल पे हो, चाहे कहीं पे हो। तो जो हमारा सेंटर बोर्ड होता था वो पूरी क्या करता था कि उसमें जितना भी है, आपको पता होगा कि आप में से जितने भी लोग होंगे तो जो भी अपने स्टेट होम में पढ़े होंगे या जिनका स्टेट बोर्ड रहा होगा, जैसे राजस्थान से कोई है तो उनका राजस्थान बोर्ड रहा होगा, या कि कोई महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र बोर्ड रहा होगा, या यूपी से तो यूपी बोर्ड रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एजुकेशन में हमारा मतलब कि अपने स्टेट का भी बोर्ड चलता है और सीबीएसई पैटर्न वाला जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो भी चलता है, ठीक है। तो जिसे हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं, या उनके मतलब क्या होता है इसमें कि पूरी इंडिया में एक जैसी बुक होती है सीबीएसई वालों की।
लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो उनका माइंड ऑब्वियस है कि ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा, क्योंकि हम अभी अपने स्टेट पे ही अटके हुए हैं 12वीं तक का। हमें पता नहीं कहीं का और का, ठीक है? थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ हमें नहीं पता। तो बहुत मतलब ये कंडीशन कई जगह पे हमें देखने को मिलती है कि कुछ ऐसी होती हैं जिसके कारण हम और भी पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। और हिंदी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, हम पढ़े तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये कुछ विसंगतियां हैं जो कि जिसमें गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की है। और सिस्टम के बदौलत हमारा भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, हमारा आपका सबका। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। और गवर्नमेंट, अभी हम राजनीति में पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आए कि इम्पोर्टेंट क्यों है। जो एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई जाती है, यानी कि गवर्नमेंट का ही है कि इसमें क्या करें, वो शिक्षा पर भी नीतियाँ बनाती हैं और निर्धारित करती है। उसके बाद क्या होता है कि ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं। और लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। यानी कि अब इसमें क्या है कि ये जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही नीतियाँ बनाई जाती हैं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आपको चाहिए एक गजेटेड पोस्ट। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यान्वित रहेंगे। तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वहाँ पे कि ये जो गवर्नमेंट नीतियाँ बना रही है, जो भी नियम कानून गवर्नमेंट बना रही है, उसको इम्प्लीमेंट कराना आपका काम है। यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने स्टेट में किस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट में ही आपका वो होता है जितना भी आपके पास पावर है, तो किस तरीके से उसे आप लागू करवाएंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आता है, तो अब उस जिले के डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट को किस तरीके से अपने जिले में लागू कराता है। ठीक है, कि वहाँ पे वो कैसे लोगों को, मतलब जो भी उसमें है कि ये हमारी बात को माने, प्यार से, नफ़रत से, जिस भी तरीके से, हर एक का तरीका अलग-अलग होता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि ये नियम ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आपकी ये है कि सरकार ने नियम कानून बना दिया है, अब उसे मतलब कि पूरा उसमें लाना कि अब हम ही इसे क्या करेंगे कि अस्तित्व में उतारना हमारा काम होता है फिर। हमारा काम ये नहीं होता कि ये नियम कैसे बनाया जाए, कानून कैसे बनाया जाए, तो वो उनका काम होता है। और उनके बाद फिर ये इनको लागू कराना हमारा होता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि यदि सरकार अकुशल निकल गई या कि भ्रष्ट हो गई, यानी कि हमारी सरकार यदि भ्रष्ट हो गई या अकुशल हो गई, तो क्या होता है कि लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। कई सारे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कौन सी सरकार ने ऐसा किया था। और अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। यानी कि जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को यदि जन्म दे दे तो क्या होगा, हमारा बाजार और स्कूल बंद हो जाएंगी। यानी कि मार्केट, आपको पता है ये पब्लिक प्लेस है, ठीक है? अब यहाँ पे पब्लिक प्लेस में क्या कि मार्केट में सिर्फ आपका दावा नहीं चलता, मार्केट में हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। इस स्कूल में सिर्फ आप नहीं जाओगे, आपके बच्चे नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हम जिस भी जाति वर्ग के हों, लेकिन हमारी यदि गवर्नमेंट ऐसी हो गई कि उसने लगा दिया कि सिर्फ स्कूल में हिंदू वर्ग के लोग ही जाएंगे, सिर्फ स्कूल में मुस्लिम वर्ग के लोग ही जाएंगे। अब उसने क्या कर दिया कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इसमें हिंदू ही जाएगा या तो इसमें मुस्लिम ही जाएगा। तो अदर जो जाति के बच्चे हैं, अदर जो जाति के पेरेंट्स हैं, तो वो तो विद्रोह करने पे उतारू हो जाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि यदि सरकार ऐसी हुई, इसमें बताया जा रहा है कि यदि सत्तारूढ़ सरकार आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि सरकार भ्रष्ट हुई तो भी खतरा है। और सरकार यदि सत्तारूढ़ हुई और जाति और सांप्रदायिकता को ये काफी तेजी से हवा दे सकती है, ठीक है? सांप्रदायिकता आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे वो क्या करेगी कि मतलब किसी एक विशेष जाति वर्ग, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक विशेष जाति वर्ग या धर्म पे आपको आधारित कर दिया जाए, वही हमारा सांप्रदायिकता होता है। तो इसमें बाजार में भी इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए या स्कूल में भी, तो वो तो ऑब्वियस है कि बंद ही हो जाना बेटर होगा उनका।
इसमें फिर जब लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियस है कि मतलब जो भी उनकी डिमांड होगी आप पूरा नहीं करोगे तो वो तो झगड़ा करेंगे ही, और जब करेंगे तो फिर आपको मजबूरन स्कूल बंद कर देना पड़ेगा यदि आप अपने जिद पे अड़े रहते हो तो यहाँ पे आप सरकारों के अभी दो ही रूप देखे हैं कि भ्रष्ट हुई तो सत्तारूढ़ हुई तो, ये दोनों ही रूप आप नोट करते जाइएगा क्या है। और उसके बाद क्या होता है, इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये कोचिंग का जो रोग है ना वो और भी घटिया हो गया है यार। मतलब आप देखोगे कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी कोचिंग लेनी ही लेनी है। पता नहीं ये हमारा शौक बन चुका है या ये हमारा टसन बन चुका है या तो ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। एक तो प्राइवेट से जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के तो छोड़िए, खैर वो भी पढ़ाते हैं तो मतलब उनका ये रहता है ना, मैंने भी देखा है, हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी पढ़ के नहीं आए हैं, तो हम भी 11th 12th क्लास पढ़े हैं और मतलब पहले से लेके अभी तक का पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे भी पता है कि किस तरीके से इसमें पढ़ाई होती है। अब स्कूल वाले देखिए कितना मतलब बेहतर तरीका अपनाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट में क्या होता है, बट हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता था कि जो स्कूल वाले टीचर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये अपनी एक एक कोचिंग सेंटर खोल लेंगे, क्योंकि अब ये टीचर हैं, बच्चे इन्हें पहचानने लगे हैं और दो चार बच्चे इनके जो भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद ये क्लास में आएंगे तो बोलेंगे कि चलो इतना इतना हम बता दिए हैं, बाकी कोचिंग में हम कंप्लीट करा देंगे। अब जो कोचिंग कर रहा है, जी सर आप कोचिंग में कंप्लीट करा दीजिएगा, और जो नहीं कर रहा वो चुपचाप देख रहा है बैठ के कि कोचिंग में कब कंप्लीट करा देंगे, अब हमारा क्या होगा। अब वो बोल भी नहीं पा रहा, बोल रहा है कि सर करा दीजिए, तो बोलेंगे कि उधर आ जाना करा देंगे। यानी कि अब आपकी मजबूरी कि आप उधर एडमिशन लो, क्योंकि इस बार ने यहाँ तो आधा ही कराया है। जैसे मैंने आधी एनसीईआरटी कराई और मैंने बोल दिया कि चलो अब मेरे पर्सनल चैनल पे आना, मैं वहाँ पे कराऊंगी। अब आप ढूंढते रहो मैं कहाँ पे कराने वाली हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं तो अपना दोनों तरीके का फायदा देख रही हूँ कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट हमें पेमेंट दे रहा है या जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है, और हमारी ऊपरी कमाई जो है वो पढ़ाना तो वही है, आधा यहाँ पढ़ा देते आधा कोचिंग में निपटा देंगे। तो एक ही टीचर के पीछे सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे 1 घंटे जाके कोचिंग में पढ़ते हैं। अभी देखिए क्या सिस्टम चल रहा है हमारा कि हम 2 घंटे जाके कोचिंग में पढ़ते हैं उसी टीचर से, वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड उसी टीचर से आके अभी स्कूल में पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और वहाँ पे क्या होता है वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, हालांकि इससे उनको रोजगार मिल रहा है। बट यदि पढ़ना ही है तो किसी दूसरे से पढ़े, तो किसी और को रोजगार दें हम लोग। तो ऐसा भी नहीं है बस हाँ उन्हीं से पढ़ेंगे, क्योंकि उनका तरीका यार इतना बढ़िया होता है कि थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे तुम आ जाना कोचिंग में पढ़ा देंगे। अब कोचिंग में तो फोकट में पढ़ाने वाले नहीं है, कोचिंग में जाओ अच्छी खासी मोटी रकम दो, पढ़ो, पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना तो साइड पे बैठे रहो, क्योंकि आधे बच्चे तो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी तो गर्ज ही नहीं है कि आप लेके चलें, और इतना कोई सुनने वाला भी आपकी नहीं होता, या आप अकेले कहीं पे आंदोलन भी नहीं कर सकते हो। तो फिर मजबूरी होती है कि भैया कुछ भी हो, किसी तरीके से भी पैसा नहीं जुगाड़ करो, कोचिंग करो जाके। और आज हर एक, चाहे आप सिटी पे देख लीजिए चाहे आप गांव पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, हर एक बच्चा कोचिंग ले रहा है। 11th 12th 6th 9th, यानी कि LKG UKG की आप 40,000 पर ईयरली होता है शायद, हाँ ईयरली होता है, इतनी फीस आप किस में जमा करते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जमा करते हो, ठीक है। तो आप लोगों में से देखिएगा आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप कोच इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, फीस भी जमा करते हो, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत ही जो गरीब होंगे वही पढ़ते हैं। मैंने सरकारी स्कूल की भी हालत देखी है, अपने 1 2 जिले की देखी है किस तरीके से है, ठीक है, कि वहाँ पे टीचर बढ़िया ऐसे सोते हैं यार। अब गर्मी आने वाली है, हालांकि इस बार कोरोना आ गया, लेकिन जब गर्मी नहीं मतलब कि जब स्कूल लगती थी तो वहाँ पे तो ऐसे मई वई में सोते थे वो कि बाप रे बाप, मतलब अप्रैल अप्रैल में तो लगती है ना स्कूल, हाँ। तो वहाँ पे वो लोग कुछ इस तरीके से उनकी कंडीशंस होती है, जबकि पेमेंट उनको 40,000 50,000 रुपए मिलती है महीने में, लेकिन बच्चे
बेचारे आते थे, वही जो मध्याह्न भोजन मिलता था खाते थे, बैठे रहते थे, टीचर सो रहे हैं, छुट्टी होती थी, चले जाते थे। तो और बच्चे भी कितने 10, 15, 20 ऐसे ही होते थे, वो भी जो भी आदिवासी के होते थे वही होते थे, और नहीं होते थे, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते थे। और वहाँ पे आप क्या करते हो कि 40,000 50,000 रुपए आप पहले फीस जमा करते हो, उसके बाद आप 1,000 रुपए 2,000 3,000 रुपए दे के अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो। यानी कि बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप इतना पैसा इन्हें दे रहे हो, ठीक है, स्कूल में। अब एलकेजी का बच्चा है, ये मैं एलकेजी की बात कर रही हूँ अभी, एलकेजी यूकेजी की। तो इन बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हो, उसके बाद भी आप ट्यूशन भेज रहे हो। और एक ट्यूशन नहीं, यहाँ पे एक ट्यूशन भी नहीं, अभी एक मैथ का ट्यूशन लगा हुआ है, या मैथ की कोचिंग वो कर रहा है, दूसरी इंग्लिश के लिए आप लगा दे रहे हो, तीसरी ईवीएस के लिए आप लगा दे रहे हो, चौथी आप हिंदी के लिए लगा दे रहे हो। मतलब कोचिंग भी आप अलग अलग टीचर से उन्हें करा रहे हो। एक बच्चे का आज जो माइंडसेट है ना, वो एकदम से ऐसे पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं कि कई सारे, मैं ऐसे ही हवा हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं देखी हूँ, मैं भी कुछ टाइम तक रही हूँ वहाँ पे, मैंने कंडीशन देखी क्या होती है कि वहाँ पे वो बच्चे तो मतलब खेलना उलना तो भूल जाते हैं। एक बच्चा था जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, वहाँ पे था ना, उस बच्चे का शायद 4-5 साल का रहा होगा। उसे ये नहीं पता था कि जो हमारा सन होता है, सूर्य होता है, वो कैसा दिखता है। मतलब उसे पता था कि हाँ, उजाला है, दिन हो गया, रात है, लेकिन वो उसे ये नहीं पता था कि सूर्य कैसे उगता है, या किधर से उगता है, या कैसे दिखता है वो। क्योंकि वहाँ पे तो उसे कहीं बाहर निकलना नहीं, बस बुकीज़ है, जो मैंने कल ही आपको बताया था कि आप बुकीज़ मत बनना, थोड़ा बहुत व्यावहारिक बनना और अपने बच्चों को भी बनाना। तो उसे नहीं पता था, और बस बातों-बातों में ही हम लोगों की बातें हो रही थी, मैंने पूछा उससे, तो बोलता है, "दीदी ये क्या होता है?" मैंने कहा, "अरे यार, मतलब तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है?" तो फिर मैंने जाके उसे मॉर्निंग में पहले उठाया, फिर बोले, देखो यार, यहाँ से सनराइज होता है, देन इधर साइड आपका जो होगा सनसेट होगा, और ऐसे दिखता है ये। फिर उसे समझ में आया कि हाँ, ऐसे दिखता है। तो ये कंडीशन आज हमारे जो भी आने वाली पीढ़ियां है उनकी हो गई है, कि बस बुकों में पढ़ेंगे कि चांद होता है, सूर्य होता है, देखेंगे नहीं वो कि होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा ये क्या चीज है। तारों को कहीं सूर ना समझ बैठे, सूर को कहीं तारे ना समझ बैठे। अब उसके बाद ये ट्यूशन फीस वगैरह तो हमारी कंप्लीट होती है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है। और मुझे लगता है कि ये जो दुखदाई मैंने कथा सुनाई आप सबके साथ हुई होगी, कि कहीं हो सकता है कि बहुत अच्छे टीचर रहे हों तो ना किए हो, लेकिन ज़्यादातर टीचर जो थे ना, वो ऐसे ही करते थे, कोचिंग में आना हम पढ़ा देंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग में आना तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था, रोजगार बेहतर पाने का अवसर मिल सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता था, चूंकि सरकार की कार्यवाहियों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि विरोध करते हैं। यानी कि जब हम सरकार की, जब तक मन किया तो साथ दिए, लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, उनसे असहमत होते हैं, तो फिर हम विरोध भी करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, और वर्तमान स्कूल को बदलने के लिए अपनी सरकार को राज्य, यानी सॉरी, वर्तमान इसमें क्या लिखा है, कानून है, स्कूल नहीं है, मेरे मन में वही स्कूल चल रहा। तो इसमें क्या हुआ कि वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा। और उसके बाद क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश देने के साथ क्या करते हैं कि वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है। यानी कि अब हम वाद विवाद करते हैं कि भ्रष्टाचार घटा या बढ़ा। यानी कि हम लोग भी क्या करते हैं, भले ही राजनीति ना आती हो, लेकिन राजनीति बतिया लेते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि यार, इस सरकार ने इस बार ऐसा किया, क्या ये भ्रष्टाचार कर रही है। यानी कि अभी जो किसान कानून लाया गया, उसमें कह रहे हैं कि ये तो तानाशाह वाला इस तरीके से हो जाएगा यदि ऐसे ही जबरदस्ती किया गया तो वहाँ पे अब हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। आप गाँव में देखते होंगे कि भले ही राजनीति को ना पता हो, लेकिन वो ऐसी चर्चा करते हैं, अक्सर करते रहते हैं, ठीक है, कि अब क्या है, घटा या बढ़ा है। तो अभी भ्रष्टाचार के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें यही क्वेश्चन भी आया है कि क्या भ्रष्टाचार जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए
आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। अब लो आरक्षण का भी मुद्दा आ गया। क्या किसी खास समूह के लिए ये जो आरक्षण है वो यानी रिजर्वेशन है वो न्यायसंगत है या नहीं है। हालांकि आपको यदि याद आ रहा हो तो आरक्षण के बारे में थोड़ी सी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, न्यायसंगत है या नहीं है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें पता होगी कि हाँ न्याय संगत ये है या नहीं है, किस तरीके से, और मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ वो थोड़ा अच्छे से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको याद आ रहा हो यदि तो याद करिएगा, नहीं तो आगे तो पढ़ने ही वाले हैं। और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। यानी कि अब देखिए कि हम बेहतर दुनिया किस तरीके से रच सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म जो होता है, यानी कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि राजनीति का जो जन्म होता है वो इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं है। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधि वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकार जो होती है, हमारी सरकारों के लिए इन कार्यों का जनता से मतलब कि जुड़ा होना मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो राजनीति का जन्म होता है तो हमारे लिए वो कितना उपयोगी है या उचित है या समाज के लिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि दूसरे स्तर पर क्या होता है कि दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। यानी कि इसमें क्या बातें की गई है कि जनता यानी कि जब जनता आपस में वार्ता करती है, जनता यानी कि हम आप सभी लोग, ठीक है, पूरे देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हो गए। और उसके बाद इसमें क्या होता है, और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती, यानी कि जो भी सामूहिक गतिविधियां हो रही हैं वहां पे जनता भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और समस्या जो भी हमारी सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती। जो हमने बात की कि सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं वो गतिविधियां किस तरीके से होती हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। देन उसके बाद की जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है उनके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं किस तरीके से, वहाँ पे जनता पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें काफ़ी बेहतर होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है, यानी कि जो जनता है वो राजनीति में कहीं ना कहीं संलग्न है। तब हम कह सकते हैं जब कौन सी कंडीशन आती है, आपने देखा कि जब जनता जो है आपस में वार्ता करे, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सब आती हो राजनीति तो भी बताएंगे, नहीं आती हो तो भी बताएंगे, क्योंकि हमारा राजनीति करना काम ही है। ठीक है, घर में छोटे से बच्चे का भी जो भी वो अपना करता है उसे भी कहीं ना कहीं वो अपने तरीके की राजनीति ही कर रहा होता है, तो वो हमारे फितरत में है और उसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ेंगे तब जब हमारी सांस नहीं रहेगी, और वो हम सबके साथ होता है। तो अब राजनीति का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप चुनाव लड़ने बैठ जाओ, और आई होप कि आप राजनीति का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हमारा आता है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिया हुआ है सर, क्या है, वाद विवाद संवाद, क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। गुड क्वेश्चन। अब इसमें आप सोचिए, इसमें बताया गया है कि क्या एक स्टूडेंट को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एक स्टूडेंट को राजनीति में भाग लेना चाहिए, यानी कि आप लोग हैं। और मैंने कल आपको शायद कल ही था कि कहा था कि मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी राजनीति में जाए, और किसी के चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मम्मी या पापा किसी का सपना है कि आप राजनीति में जाओ, एंटर करो। लेकिन हाँ, मजाक में नहीं, पूरा दिल से बताइएगा कि हाँ चाहते हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं वो कि नहीं बेटा
तुम्हें राजनीति ही करनी है, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम राजनीति पे आ जाओ। जिसके पापा नेता हो वो उनसे मैं नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि वो तो उनको पैतृक संपत्ति मिली हुई है। आप नहीं करना चाहोगे तो भी आप वो क्या होता है ना, हमें एडवांस में मिल जाता है। जैसे राजा का बेटा राजकुमार वो ऑलरेडी हो जाता है, राजा की वाइफ रानी हो जाती है बिना वो किसी मेहनत के। ठीक है, एक डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर रानी हो जाती है। तो जबकि कोई डिग्री नहीं होती लेकिन वो डॉक्टर रानी हो जाती है, मास्टर की मास्टराइन हो जाती है, कोई डिग्री उसे मिली नहीं होती है। तो इसी तरीके से कि जो लीडर जिनके पेरेंट्स हो उनसे नहीं, जिनके नहीं है, एक मिडिल क्लास से हो, और वो बताना कि आपके पापा क्या कहते हैं या मम्मी किस कोई भी, कि बेटा मेरा सपना है कि आप कहीं के नेता बन जाओ, कहीं के सांसद बन जाओ। तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कहते हैं कहीं तो है कि राजनीति की इज्जत की जाती है। अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को और निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत है, यानी कि ये जो है लोकतंत्र भी, स्वतंत्रता भी, समानता भी ऐसे ही क्या है, आदर्श सिद्धांत है। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया गया है। आपको ज्यादातर लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे ना, तो कंपेयर जो किया गया है वो अमेरिका से ही किया गया है। तो यहाँ पे है कि अमेरिका और ये कि अपना लोकतंत्र भी बनाए रखें, लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहे, समानता भी लोगों को मिले, इनमें वो ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि क्या होता है कि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, यानी कि ये जो संवैधानिक दस्तावेज है, हमारा जो संविधान है वो एक संवैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, संविधान लिखा गया है, ऐसे ही कहीं पे किसी के मुंह पे नहीं है वो कि हम मौखिक रूप से आपको सुना दे, उसने आपको सुना दिया, उसने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। पूरा लिखित संविधान है और दुनिया का लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है। सबसे पहला तो अमेरिका का लिखा गया था, लेकिन लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान यदि कहीं का है वो है भारत का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है, बहुत लंबी इसकी कहानी है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, और जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वहां पे आपको रेगुलेटिंग एक्ट देता है 1773 से लेके आपको 1947 या 1950 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी एक्ट वगैरह आते हैं, कहीं ना कहीं संविधान की उत्पत्ति वहीं से होना शुरू होती है। ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इसका निर्माण, यानी कि इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉन जाक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। यानी कि ये जो विचारधारक है आज की नहीं है, कौटिल्य कब के थे आप देखिए, मौर्य काल के, जब वहां पे जो भी हमारे चंद्रगुप्त थे उनके समय के कौटिल्य हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो उसमें क्या हुआ कि हालांकि उसमें अर्थशास्त्र कम था, राजनीति ज़्यादा थी उस पुस्तक में। हाँ, उसमें मेन रूप से ये था कि पूरा हमारा एक साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से हो सकता था। तो इकोनॉमिक्स में भी हमें कौटिल्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनता है, मेरे दिमाग में भी है, कि कौटिल्य का कोई अन्य नाम भी है और वो क्या नाम था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो एक कौटिल्य का और नाम है, उससे बताना है आपको। चंद्रगुप्त के जो वो माने जाते थे मंत्री, गुरु जो भी हैं, तो उनका नाम आपने बखूबी सुनी होगी। तो कुछ उनकी एक मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताना। ठीक है, तो बता दूंगी तो वही आपको पता ही चल जाएगा, इसलिए आप ही बताना कि कौटिल्य का एक और दूसरा नाम है वो क्या नाम है। और उसके बाद आता है अरस्तु, ये भी आज के नहीं है, कई शताब्दी पूर्व के हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है कि जो भी हमारे ज्याजांक रूसो हैं, ये विदेशी विचारधारक हैं। अरस्तु भी विदेशी विचारधारक है। जो कार्ल मार्क्स है वो भी विचारधारक विदेशी हैं। जो महात्मा गांधी है, तो इन सब के बारे में ना आपको उसमें एथिक्स में पढ़ने को बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ने को मिलता है। और एक बार मैं दिव्य कीर्ति सर की क्लास ले रही थी, वहाँ पे बताया जा रहा था, मतलब बहुत फनी टाइप में उन्होंने बताया कि ये जो अरस्तु हैं
एक बार इन्होंने कहा था कि अब जो भी होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता रही हूँ, थोड़ा-सा मेरे पास पब्लिक आ गई ना, पब्लिसिटी मेरी बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे कि मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है? मैंने कुछ भी बोला, आप सब लोग बिल्कुल आँख बंद करके मान लोगे। अब अरस्तू ने एक बार क्या कह दिया था कि जो महिलाएँ होती हैं, उनके पास बुद्धि कम होती है। यहाँ तक तो सही था। गज़ब की बात क्या थी कि जो महिलाएँ होती हैं, उनके पास बुद्धि कम होती है, क्योंकि उनके पास दाँत कम होते हैं। यानी कि 32 जो दाँत होते हैं वो सिर्फ़ पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में दाँत कम होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि कम होती है। अब सबने मान लिया कि चलो महिलाओं में दाँत कम होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि अब बैठे थे दोनों हस्बैंड वाइफ़, तो उसने देखा कि मतलब चलो आज तुम्हारे दाँत ही गिनते हैं। अब किसी के माइंड में तो ऐसी विचारधारा तो आ ही सकती है कि बैठे हैं, गिन ही लेते हैं कितने हैं। जब उसने दाँत गिना महिला के, तो उस महिला के दाँत पूरे के पूरे थे। यानी कि उसे समझ में आया कि नहीं, अरस्तू का स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत था यार। अभी तक हम उसे भगवान मान रहे थे, लेकिन इसके भी दांत तो 32 ही हैं, हमारे भी दांत उतने ही है। यानी ये कहाँ से मूर्ख हुई कि दांत का मतलब, मूर्ख का ठीक है कि चलो मूर्ख ने आप कह दिया, लेकिन ये कौन सा लॉजिक है कि उसके दांत कम होते हैं, वो इसलिए मूर्ख होती है। तो इसमें यानी कि ऐसी भी कुछ विचारधाराएँ होती थी और जो लोग मान भी लेते थे। और लोग यही मानते थे कि अरस्तू कहते हैं तुम सबका जो बुद्धि है ना भ्रष्ट हुई है, वो क्योंकि तुम्हारे पास दाँत कम है। तो ऐसा भी होता है, आप लोग भी गिन लीजिएगा दाँत पूरे-पूरे हैं या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी बुद्धि कम हो जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा देख लीजिएगा। तो मतलब इनकी जब पब्लिसिटी बढ़ती थी तो फिर ये कुछ भी बोले सब मान लिया जाता था, चाहे कुछ भी बोले। फिर कोई सोच विचार नहीं करता था, क्योंकि अरस्तू ने कहा, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, तो हम नहीं कहेंगे। आम के पेड़ को गांधी जी ने कह दिया कि ये आम का नहीं इमली का है, हम कहेंगे गांधी जी ने कहा यार आम का नहीं इमली का है ये, ठीक है। तो उसमें भी हम कोई भी वो नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि वहां पे अभी पब्लिक उनके पास आगे पीछे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उन्हें फॉलो करने वाले हैं। तो माना जाता है कि वो सही ही बोल रहे होंगे। जैसे अभी जो भी हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो जैसे ग्लोरी वगैरह का जो भी प्रचार करते हैं, ठीक है, कि इतना गजब का प्रचार करते हैं कि 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। अबे कुछ नहीं होता, मतलब हम लोग तो उसको लगा के देखते हैं कि 1 2 3 4 5 नहीं 10 बार लगा लें ग्लोरी, क्या हमको टोटल क्लीन क्या कुछ भी क्लीन नहीं करती, काले के काले हम रह जाते हैं। तो बस ऐसे ही है कि बस उनका मान के कि अक्षय कुमार साबुन लगा रहे हैं, हम भी लगाते हैं। तो यही हमारी विचारधारा रहती है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है वो कोई आज का नहीं है। ये काफ़ी जो विचारधारा थे, मतलब विचारक थे, तो आज के ये नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे एथिक्स में। और उसके बाद क्या होता है कि समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने, ये कब है 5वीं शताब्दी की बात है, कि प्लूटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि स्वतंत्र राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर होगा। यानी कि कब किया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आज की बात नहीं कि आज संविधान की बात हम कर रहे हैं, कोई नया वर्ड है जो निकल के आ गया, हम इतने बुद्धिजीवी थे कि निकाल लाए और करने लगे। पहले भी बुद्धिजीवी बहुत थे। और उसके बाद क्या होता है कि राजतंत्र बेहतर होगा कि लोकतंत्र। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव, जो भी स्वतंत्रता है वो मानव मात्र के लिए क्या होती है, हमारी बेहतर है। यानी कि आप इस वर्ड को लिख लीजिएगा कि आधुनिक काल में रूसो ने ये सिद्ध किया था। ये जितने भी विचारधारा विचारक है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एथिक्स में आपके ये सिलेबस में मेंशन है, और एक एक इनके बारे में आपका पूरा जो भी टॉपिक है अच्छे तरीके से हमें क्लियर करने ही होंगे। ठीक है, अरस्तु हो गए, रूसो हो गए, प्लाटो प्लूटो हो गए, गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, ये सारे विचारधारक हमारे काम के हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार है, यानी कि इसमें क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए, मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। और कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की आपकी स्वतंत्रता है। और अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की बुक का नाम लिख लीजिएगा, गांधी जी पुस्तक यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए हिंद स्वराज। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था अपनी पुस्तक में, वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना
की थी। और अंबेडकर ने क्या कहा था, बस बुक का नाम आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। और अंबेडकर जी ने क्या कहा था, तो अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अंबेडकर जी आपको पता है एक महार जाति से थे, और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या था कि जो अंबेडकर जी थे वो एक महार जाति से, यानी जिन्हें एक निचली कास्ट का व्यक्ति माना जाता था। हमने देखा भी था कि वहाँ पे उन्हें मतलब कोई भी टैक्सी वगैरह में नहीं बैठा रहा था, जबकि वो दोगुना पैसा देने को तैयार थे फिर भी। और क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मतलब अच्छी जाति से नहीं थे। और इसीलिए अंबेडकर जी का जो ध्यान था, मेन रूप से फोकस था, हालांकि संविधान के निर्माता ये माने जाते हैं, लेकिन इनमें मेन रूप से जो फोकस था वो था अल्पसंख्यक जाति धर्म। पूना फैक्ट भी हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ये समझौता भी हुआ था। वहाँ पे भी उन्होंने अलग इसके लिए बात की थी कि जो भी है, हालांकि गांधी जी इसका विरोध भी कर रहे थे, बट बाद में फिर क्या हुआ कि संविधान में लाना ही पड़ा। और अंबेडकर जी ने अच्छी बात ही की है। और आरक्षण जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं वही है कि इसमें यदि पब्लिक को नहीं दिया गया आरक्षण, तो जो भी निचले तबके के हैं उन्हें और दबाएंगे। जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं वो उन्हें और दबाएंगे। तो उनका मेन रूप से फोकस इसी में था। हालांकि उन्होंने सब में ध्यान दिया, बट मेनली फोकस जो था, क्योंकि वो भुगते हुए थे। एक गरीब गरीब का दर्द समझ सकता है, एक अमीर गरीब का दर्द नहीं समझ सकता है। एक अमीर इतना कह सकता है कि यदि हमारे पास नई कार है तो एक गरीब के पास हो सकता है पुरानी कार हो। हमारे पास अच्छा बंगला है तो गरीब के पास हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो घर होगा ही, वो भी अच्छा सीमेंट उमेंट का घर होगा। उसके पास हमारे पास यदि हमारा जो भी डॉगी है वो बर्गर खाता होगा, तो उसका डॉगी जो है वो रोटियां खाता होगा। यानी कि अब उससे यही दिखेगा कि हम अमीर है तो इस तरीके के हैं, गरीब है तो इस तरीके का है। लेकिन समझ में तो उसे आएगा ना जो गरीब है, कि हाँ उसे रोटियां भी सही से नहीं मिल पाती, वो डॉगी क्या रख के वो उसको पाल के खिलाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ये चीज़ें जो थी ना भुगती हुई थी, कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो, हम कुछ ऐसा करके जाएं। और काफ़ी अच्छा किया भी उन्होंने। तो इसमें वही बताया गया, और उन्होंने विशेष संरक्षण मिलना चाहिए इन विचारों, यानी इन्हें आप अल्पसंख्यक मानो, बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक, और इन्हें विशेष जो भी संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निर्देश किया गया, और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। यानी कि अधिकार वाले में भीमराव अंबेडकर जी की बातों को इसमें बताया गया कि रखा गया, जो भी अनटचेबिलिटी का था। और गांधी जी के सिद्धांतों का जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि डीपीएसपी में रखा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व भी देखेंगे, और इनमें ना वो आता है, क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर आता है। आप लोगों में से जिसके पास भी लक्ष्मीकांत की बुक हो, तो आज का होमवर्क है आप लोगों को, कोई जो हमारा मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, तो हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में एक पेज में, मुझे पेज का नंबर है वो याद नहीं है, आप देख लेना, वहाँ पे अंतर दिया हुआ दोनों में, ठीक है। वो अंतर दोनों का ही आप लोग लिख लीजिएगा, और वहाँ पे ना मिले तो गूगल पे तो मिल ही जाएगा, उससे आप करके कहीं पे आप नोट्स में लिख के और उससे याद कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट होता है, आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप उससे याद कर लीजिएगा जो भी हमारा है, कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या क्या अंतर है। क्योंकि इसमें कुछ अंतर है, जैसे मौलिक अधिकार को वाद योग्य माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये स्टेट में है, और यहाँ पे हम चुनौती वगैरह नहीं दे सकते हैं। स्टेट चाहे तो लागू करे, नहीं चाहे तो ना करे। तो उसमें से हम कहीं पे मतलब ये न्याय योग्य नहीं होता है। कुछ इस तरीके से इनमें कई जो भी 4 5 10 अंतर हो आप लिख लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत, उन विचारों, ये जो भी है हमारा, क्योंकि ये टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं कि एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको भी करेंगे, और हाँ जैसे अभी तक चलते आए हैं वैसे ही चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हाँ, मेरे चक्कर में मत पड़िए आप लोग। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि 11th के जो दोनों पार्ट हैं, 12th के जो दोनों पार्ट हैं पॉलिटी के, आप मेरे पढ़ाते पढ़ाते, मैंने कई बार बोला है और बोलती ही रहूँगी, कि मेरे पढ़ाने से पहले पहले 3 से 4 बार उसे अच्छे तरीके से पढ़ के रख दीजिए।
इतना अच्छे तरीके से उसे पढ़ लीजिए कि जब मैं पढ़ाऊँ आपको वो चीज़ें सारी जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, तो उसको आप लोग कर लीजिए। एंड थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।